वीबीटी के हिसाब से व्हेन यू टॉक अबाउट C2 ना, तो ये तो आएगा कि भैया डिफाइन ही नहीं कर पाएगा ये इसको। और MOT के हिसाब से जब आप बात करेंगे ना, तो C2 इज द ओनली सिंगल मॉलिक्यूल जिसके अंदर दो बॉन्ड्स होते हैं एंड बोथ बॉन्ड्स आर पाई बॉन्ड्स। दोनों बॉन्ड्स यहाँ पे पाई बॉन्ड्स होंगे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? दो बॉन्ड्स होंगे C2 मॉलिक्यूल के अंदर और दोनों के दोनों बॉन्ड्स पाई बॉन्ड होंगे। तोशद, कैन यू जस्टिफाई हाउ बोथ बॉन्ड्स विल बी पाई बॉन्ड एज पर MOT इन C2? Sir, because C4 is less than 14 electrons, so pi bonding molecular orbital is a lower energy than sigma bonding molecular orbital in 2p. अरे सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझा देना, बहुत इजी है। तू जो कह रहा है वो सही कह रहा है एक्चुअली। लास्ट में ये जो इसका बॉन्ड ऑर्डर 4/2 आ रहा है, वो ये जो सर्कल मैंने आपके सामने बनाया है इसी की वजह से तो आ रहा है। तो पाई में जा रहे हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फाइनली बॉन्ड ऑर्डर को, तो पाई बॉन्ड ही तो होगा। बॉन्ड ऑर्डर कितना है इसका? 2 है, दो बॉन्ड्स हैं। बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड फाइनली, तो दो बॉन्ड्स हैं और दोनों पाई बॉन्ड है क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है ये बॉन्ड ऑर्डर। ये बात समझ में आई आप सभी को? एवरीबडी इज क्लियर? कोई डाउट? राइट? हाँ। नाउ द थिंग इज, ये तो मैंने आपको C2 के बारे में बताया। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि VBT के अंदर हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी, इफ यू पीपल रिमेम्बर, कि भाई जितने भी अपने ये होते हैं बॉन्ड्स, उसमें फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा एंड देन रेस्ट ऑल द बॉन्ड्स आर पाई बॉन्ड्स। यही तो बात हुई थी हमारी। यही बात की थी ना हम लोगों ने कि फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है और बाकी के सारे बॉन्ड्स पाई बॉन्ड्स होते हैं, राइट? यस? हाँ। तो लेकिन अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा नहीं हो रहा है ना, इसीलिए मैंने कहा था कि C2 इज अ रेयर फेनोमेनन, राइट? तो C2 के अंदर सिग्मा ही नहीं है, इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड्स अगर आप मुझसे पूछोगे तो 0 हैं और स्टिल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है। समझ में आई बातचीत? ठीक है। अच्छा, ऐसे ही जो O2 मॉलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT के हिसाब से O2 मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक। VBT के हिसाब से O2 मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक, जबकि अगर आप इसके हिसाब से बात करोगे MOT के हिसाब से, तो एज पर MOT O2 मॉलिक्यूल वुड बी पैरामैग्नेटिक। तोशद, जस्टिफाई। अच्छा, तोशद के अलावा कोई और जस्टिफाई कर सकता है क्या इस स्टेटमेंट को? O2 is diamagnetic as per VBT but paramagnetic as per MOT. Anybody else can justify this? एक्सेप्ट तोशद। हाँ, हाथ खड़ा करो पहले तो यार। अगर मल्टीपल ऑप्शन हमारे पास में, तो एक तो ऑप्शन है आदित्य, और कौन है ऑप्शन में हमारे पास में? अच्छा, बाकी कुछ लोगों को आता होगा लेकिन वो शर्मा रहे होंगे एज यूजुअल, है ना? नहीं, एक बार दोबारा बोला आदित्य। MOT से पैरामैग्नेटिक क्या होता है वो तो पता चलता है। MOT से पैरामैग्नेटिक वो तो साफ दिख ही रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट? मतलब ठीक है। नहीं, VBT से तो बहुत ज्यादा सिंपल है। देख, VBT से अगर मैंने बताया था ना, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेगा, सीधे सीधे लुईस स्ट्रक्चर बनाएगा ना। तो O2 का अगर मैं लुईस स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो क्या होगा? O डबल बॉन्ड हो, तो सारी वैलेंसीज सेटिस्फाई हो गई, सब जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो पेयर अप हो गए, तो डायमैग्नेटिक हो गया VBT से, राइट? और MOT से उसकी एमओ कॉन्फ़िगरेशन लिखो, लास्ट में पाई स्टार 2p/1 पाई स्टार 2pz1 है ना? दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पे n बराबर 2। और MOT ऑब्वियसली सुपीरियर थ्योरी है, लेकिन लिमिटेशन है, 20 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर आपको एनर्जी ऑर्डर पता नहीं होता है MOT में, तो उसके आगे आप इस लेवल पे नहीं लिख पाओगे। हर बार तो एक्सपेरिमेंटली नया ऑर्डर निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ गई आप सभी को? किसी को कोई डाउट? ओके, तो आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, तो अपन यहाँ पे थे बेसिकली। तो अब तुम्हारा O2+ निकुंज बोलो तो सर।
सर जैसे C2 ये सिर्फ पावर बॉन्ड होता है, वैसे B2 में भी सिर्फ एक पावर बॉन्ड होगा ना? मतलब वो अब तो तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, उस हिसाब से फाइंड आउट कर लो। हाँ निकुंज, O2 प्लस शुरू हो जाओ बॉन्ड ऑर्डर। हाँ माइक निकुंज को दे दीजिए। किसका O2 माइनस? O2 प्लस सर उसका 3 मतलब देखो O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, 2 आता है ना। हाँ तो अब O2 का बॉन्ड ऑर्डर अगर 2 आता है, अब O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाले आपने? एक इलेक्ट्रॉन निकाला O2 के रेस्पेक्ट में, और किससे निकाला, BMO या ABMO? ABMO, आउटर मोस्ट ABMO होता है यार O2 में। आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन देखना, पाई स्टार 2p1 पाई स्टार 2pz1। अबे O2 की आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन। हाँ सर देख लो। वहां नहीं, बोर्ड पे देख ले यार, ये रही देखी। ठीक है। हाँ बस वो कॉन्फ़िगरेशन सामने लगनी है, फिर तो हो ही जाएगा। तो किधर गया यार ये रहा। हाँ तो दो उस 2 उसका ओरिजिनल बॉन्ड ऑर्डर था। अब ABMO से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, पहले तो ये बताओ। इंक्रीज होगा ना, कितना, हाफ से इंक्रीज होगा मेरे ख्याल में। एक इलेक्ट्रॉन निकाला है ना, तो बस 2 प्लस हाफ हुआ। O2 माइनस। अब इसको ऐसे ही सॉल्व करके बताओ मुझे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने अभी ये किया हुआ है। हाँ वेट कर रहा हूं मैं। बोलो बोलो, वेटिंग। अरे भैया 2 था ना बॉन्ड ऑर्डर, अब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। कहाँ पे ऐड कर रहे हो, ABMO या BMO? सर इसमें ABMO। हाँ तो ABMO में ऐड करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा? डिक्रीज होगा ना, हाफ से डिक्रीज करूँ ना। एक ही इलेक्ट्रॉन तो ऐड किया है यार, तो हो गया ना 2 माइनस हाफ। ठीक है। O2 2 माइनस, क्या करूं, 2 माइनस 1 कर दूं? C2 2 माइनस, C2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना था, 2। 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए कहां पे, अब की बार BMO में। पाई में ऐड हुए थे, अभी सिग्मा 2px2 खाली पड़ा था। 2 प्लस 1 ठीक है। NO 8 प्लस 7 15 इलेक्ट्रॉन। ओके तो 15 इलेक्ट्रॉन है, कौन सा ढूंढूं? मतलब O2 वाला ऑर्डर देखना पड़ेगा ना, ग्रेटर देन 14 वाली सिचुएशन है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया ना बेसिकली, तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर तो होता है 2, और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं गायब करूंगा तो 2 प्लस हाफ आ जाएगा। ये समझ में आया? समझ में आया 2 प्लस हाफ? ठीक है। अब अरे वही O2 से कंपेयर कर लेना। O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2, O2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकालो, 16 माइनस 1 15। O2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो क्या होता है, 2 प्लस हाफ होता है। ABMO से जा रहा है इलेक्ट्रॉन। हुआ। NO प्लस में NO का तो था 5/2, और फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो फिर से प्लस हाफ। अभी भी तो ABMO से ही निकालोगे ना इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अच्छा NO माइनस, NO का तो हो गया 5/2। ठीक है। अब NO माइनस मतलब 15 इलेक्ट्रॉन, तो वो लास्ट में आएगा पाई स्टार 2py1 पाई स्टार 2pz0। तो अगर गेन करवाओगे तब तो माइनस हाफ करना पड़ेगा। ABMO में ही तो गेन करवाओगे, खाली है अभी तो ABMO। ठीक है। अब जो कुछ लिखा हुआ बोर्ड पे उसमें इतना ही फास्ट होना चाहिए बेसिकली। अभी समझ में आ रहा है? ये जो मैं बता रहा हूँ इतना ही फास्ट सॉल्व होना चाहिए आप सभी से, देन ओनली इट मेक सेंस। आलू के वेफर्स खाओगे तुम लोग? मेल, अरे अपलोड किया हुआ है व्हाइट बोर्ड नंबर 17 पे।
सर आप अपने वेबसाइट पे सब अपलोड करते हो ना, उसमें ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होता है। कोई सर फोल्डर बना के अपलोड किया करना। नहीं मतलब वो ऐसे ढूंढ लिया करो कि अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए कि जो 6-7 दिन पहले अपलोड हुई होगी तो नीचे चली गई होगी अब तक, बस शेड्यूल वाली और टाइमिंग वाली फाइल ऊपर फिक्स रहती है, जो 3-4 फाइल्स हैं। बाकी तो वैसे अपलोड होता है कि जो आज अपलोड होगा वो ज्यादा ऊपर होगा, बाकी जो पहले अपलोड हुआ होगा वो पीछे चला गया होगा। ठीक है। हाँ तो शायद CO और CO प्लस यस तुम कह रहे हो कि CO is 2.5 5/2 और CO प्लस अच्छा CO का एक मिनट रुको, CO का क्या बता 3.0 और CO प्लस 5/2। तू सोच कैसे हो सकता है ये जो तू बोल रहा है, ये तो संभव ही नहीं है वैसे भी, और जो कॉम्प्लिकेशन है वो तो अलग चीज है, बट ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? कैसे लिख दिया तूने यार ये 14 इलेक्ट्रॉन। ओए शोर करना बंद करो, अब काम की चीज देखिए। ये जो पार्ट है ना, MOT नॉट एप्लीकेबल। वाई? MOT एप्लीकेबल ही नहीं है इस पार्ट के लिए। क्यों नहीं एप्लीकेबल है? अबे क्यों नहीं एप्लीकेबल है तो शायद दोबारा बोलिए। अरे ऑक्सीजन और उसके बीच में क्या चलता रहता है? अरे देखो काम की चीज देखो, टाइम मत खराब करो, बहुत सारी चीजें पढ़नी है। अरे सिंपल सी चीज है यार, ये जो भी एनर्जी ऑर्डर्स तुम लोग पढ़ते हो ना, ये एक तो A2 टाइप ऑफ स्पीशीज के लिए पूरी तरह से एप्लीकेबल है। AB टाइप ऑफ स्पीशीज अगर आएंगी ना, जिनको हम हेटेरोन्यूक्लियर स्पीशीज कहते हैं, तो उसमें दो तरह की पॉसिबिलिटीज हैं कि A और B, A एंड B अगर एडजेसेंट ग्रुप के हैं, बेसिकली A एंड B इफ दे बिलोंग टू एडजेसेंट ग्रुप। ध्यान से देखिए, A एंड B अगर एडजेसेंट ग्रुप के हैं देन इट इज फाइन, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब ये एप्लीकेबल है। बट अगर आप ये कहोगे कि A एंड B नॉन एडजेसेंट ग्रुप के हैं पीरियोडिक टेबल में, तो नॉट एप्लीकेबल। अरे सिंपल सी चीज है, ये जो एनर्जी ऑर्डर दिए गए थे ना, ओरिजिनली इनको दिया गया था होमोन्यूक्लियर स्पीशीज के लिए। देन जिसको क्लास में बात करनी है बाहर जाइए क्लास के इमीडिएटली। होमोन्यूक्लियर स्पीशीज के लिए इनको ओरिजिनली दिया गया था बेसिकली। हेटेरोन्यूक्लियर स्पीशीज के लिए अप्लाई कर देता है ये मान करके कि वो सेम रहेगा, लेकिन वो सेम तभी रहेगा ना जब A और B एडजेसेंट ग्रुप के होंगे। एडजेसेंट ग्रुप का मतलब उसके बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होगा। अगर एनर्जी डिफरेंस बहुत कम नहीं होगा तो ऑब्वियसली एप्लीकेबिलिटी नहीं रहेगी। बात समझ में आई आप सभी को? राइट। तो COVO के लिए तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो MOT, मतलब इस लेवल पे अप्लाई तो कर सकते हो, लेकिन आप इस लेवल पे अप्लाई नहीं कर सकते हो कि एनर्जी ऑर्डर कुछ और ही निकल करके आएगा। तो दैट्स अ वेरी डिफरेंट साइड ऑफ द स्टोरी। बोलिए। आई हैव नॉट गॉट योर क्वेश्चन, प्लीज इलैबोरेट। CLF, हाँ CLF में तो है ही ना। हाँ लेकिन CLF के अंदर कैलकुलेट नहीं कर पाओगे ना, ग्रेटर देन 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फिर 20 के ऊपर आपको एनर्जी ऑर्डर नहीं पता। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये पूरी MOT से रिलेटेड बातचीत हो गई। और क्या है बाकी? और इसके अलावा और क्या चीजें तुम्हें और रिवाइज क्या करना है केमिकल बॉन्डिंग में? डायपोलो एंड फजान रूल आता ही होगा, कुछ सवाल सॉल्व कर लेते हैं, अपने आप आ जाएंगी सारी की सारी चीजें।
है ना। इसके बाद अभी एमओटी के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम में दे दूंगा आप लोगों को, बट अपन क्या हो गया, दोबारा बोलिए। हाँ राइट, ये अच्छा याद दिलाया आपने, लुईस स्ट्रक्चर। नहीं क्योंकि उसमें क्या है, कुछ कुछ बहुत ही ज्यादा काम की चीजें हैं, वो मैं अभी बता दूंगा ना। तो बाकी के आज करेंगे ना अपन, आज यही करेंगे 3 बजे बैठ के सारे क्वेश्चन सब सॉल्व करके ही जाने वाले हैं अपन, ऐसे नहीं जाने वाले हैं आज। लुईस स्ट्रक्चर, तो लुईस स्ट्रक्चर के लिए लुईस चाहिए हमें, तो लुईस कहाँ पे है? हाँ तो लुईस कहाँ मिलेगा निकुंज, लुईस किधर मिलेगा? हो गया, ये गलत बात है निकुंज। अब तुम ऐश्वर्या को क्या दोगे? अब लेकिन ऐश्वर्या नाराज हो जाएगी, वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि आज लुईस आएगा। हाँ देखा, बेल ने भी बजना शुरू कर दिया लुईस की वजह से। चलो खैर अब काम की बात करते हैं। तो देखो लुईस स्ट्रक्चर में ना ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते, कुछ कुछ लेकिन अच्छी चीज है, मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपको लोगों का कंफर्ट जोन बढ़ जाएगा। बहुत सिंपल होता है, देखो लुईस स्ट्रक्चर इज नथिंग वेरी टफ काइंड ऑफ अ थिंग। सबसे पहले तो यार देखो स्टेप 1 है, मतलब अगर तुम्हें जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, स्टेप 1 इज डिसाइड whether the compound is ionic और कोवेलेंट। तुम इस बात को समझो, ये क्यों डिसाइड कर रहे हैं अपन। बेसिकली सिंपल सी चीज है, ये मैं डिसाइड करूंगा तो आयंस को अलग अलग कर दूंगा, और फिर जो अब कोई बात नहीं करेगा क्लास में बैठ के, ये जब मैं डिसाइड कर लूंगा तभी तो मैं आयंस को अलग अलग कर पाऊंगा, और आयंस को मैं अलग अलग करके फिर जो कोवेलेंट कंपोनेंट बचेंगे उसके मैं स्ट्रक्चर बना दूंगा। बात समझ में आई आप लोगों को? जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल देता हूं, for example if you are having